ये कृष्णापुर गांव है जहां राम और सरला, एक शादीशुदा जोड़ा, अपनी बेटी चंद्रिका के साथ रहते हैं। सरला चंद्रिका को बहुत प्यार करती है। उसकी इच्छा चंद्रिका को अच्छी तरह से शिक्षित करके डॉक्टर बनाकर गरीबों का मुफ्त इलाज कराने की है। लेकिन कुछ दिनों के बाद सरला अचानक बीमार पड़ जाती है और बिस्तर की होकर रह जाती है। चंद्रिका की उम्र अभी बस 4 साल है। एक दिन सरला चंद्रिका को अपने पास बुलाती है। चंद्रिका, मैं बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहूंगी। मेरी सेहत बहुत बिगड़ गई है और मैं कभी भी मर सकती हूँ। मैंने तो तुम्हें एक डॉक्टर बनाने के सपने देखे थे। क्या पता था ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, कैसे होगा? मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मेरे साथ ही रहो प्लीज। उसे रोते देख सरला बोली, मैं जिंदा नहीं भी रहूं तो भी तुमको बहादुरी से काम लेना होगा। तुम्हारे पिता मासूम है, अब तुमको ही उनकी देखभाल करनी है और खूब मेहनत करके डॉक्टर बनकर बहुत से गरीब लोगों का इलाज करना है। ये मेरी आखिरी इच्छा है और मुझे विश्वास है कि तुम इसे जरूर पूरा करोगी ना? हाँ बेटा। ये कहते हुए सरला मर जाती है। अपने सामने सरला को मरते देखकर चंद्रिका बहुत रोती है। दिन गुजरते हैं और चंद्रिका एक बच्ची होने के बाद भी घर का सारा काम अपने कंधों पर ले लेती है। ये देखकर उसके पिता राम को बहुत दुख होता है और वो भी उसकी मदद करते हैं। कुछ दिनों के बाद रिश्तेदार राम की शादी एक औरत लक्ष्मी से करवा देते हैं। फिर चंद्रिका की नानी सुहासिनी उनसे मिलने आती है और राम से कहती है, राम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी कम उम्र में मर जाएगी। जो होना था हो गया। तुमने फिर से शादी भी कर ली। मैं अपनी नातिन को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम इजाजत दोगे? ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? मैं चंद्रिका के बिना नहीं रह सकता। मुझे उसका साथ चाहिए। मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे। मैंने दोबारा शादी कर ली तो क्या हुआ? वो मेरी बेटी है, वो मेरे साथ ही रहेगी। लक्ष्मी जो राम के बगल में खड़ी थी कहने लगी, हाँ आंटी, चंद्रिका हमारे साथ ही रहेगी। मैं उसकी एक माँ की तरह ही देखभाल करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। सभी को प्रसन्नता महसूस हुई। जब आप दोनों इतने विश्वास से ये बात कह रहे हैं तो मुझे सुकून मिल गया। मैं चलती हूँ फिर और मिलने आती रहूंगी। सुहासिनी अपने घर के लिए निकल जाती है। दिन बीतते जाते हैं। लक्ष्मी चंद्रिका की सही तरीके से देखभाल भी करती है और प्यार भी। 1 साल बाद लक्ष्मी ने भी एक लड़की को जन्म दिया और उसका नाम सौम्या रखा। लेकिन तब से चंद्रिका की देखभाल करने में लक्ष्मी का मन लगना बंद हो गया। वो उसे अक्सर डांटती और घर के काम करने में लगा कर रखती। ये देखकर एक दिन राम ने कहा, क्यों लक्ष्मी, तुम हमेशा चंद्रिका को डांटती क्यों रहती हो? कुछ समय पहले तक तो एकदम सही था, अब क्या हुआ? मैं उससे जानबूझकर काम नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, इसलिए काम नहीं संभाला जा रहा मुझसे। अगर वो काम पहले से जानती है और करती है तो इसमें बुराई क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, जैसे कि मैं उसे सता रही हूँ? लक्ष्मी कठोर बात बोलती है और नाराज हो जाती है। जब मैंने एक बात कही तो तुमने बात को कहीं और ही घुमा दिया। वो वहां से चला जाता है। कई साल गुजर जाते हैं। चंद्रिका अच्छी तरह से पढ़ती है और 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करती है। राम उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिला देता है। चंद्रिका लक्ष्मी के खराब बर्ताव के बाद भी अच्छी तरह से पढ़ाई करती है। सौम्या भी स्कूल जाती है। एक दिन लक्ष्मी सौम्या को बुलाकर, सौम्या, तुम कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ गई हो। अच्छे से पढ़ नहीं रही हो क्या? तुम्हारे टीचर्स की शिकायत, वो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं माँ तुमसे। वो नहीं, तुम झूठ बोलना सीख गई हो। चंद्रिका को देखो, उसने अच्छी पढ़ाई की और सभी विषयों में प्रथम श्रेणी में पास किया। तुम भी अच्छी तरह से पढ़ाई करो। दिन बीत जाते हैं। चंद्रिका अपनी माँ की आखिरी इच्छा को ध्यान में रखकर नीट की तैयारी करती है। एक दिन राम लक्ष्मी से कहने लगा, हमारी चंद्रिका बहुत अच्छी तरह से पढ़ रही है। हमने उसे डॉक्टर का कोर्स कराना है
तभी हमारी साधना पूरी होगी, है कि नहीं? ओह, डॉक्टर कोर्स? क्या ये महंगा कोर्स नहीं है? कहाँ से आएगा इतना पैसा? और फिर हमारी एक और बेटी भी तो है, उसकी। पैसे के बारे में सोचते रहेंगे तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। हम अपनी संपत्ति बेचकर भी उसकी पढ़ाई करवा सकते हैं। राम ये कहकर चला जाता है और लक्ष्मी सोचने लगती है, इस तरह तो मेरी अपनी बेटी का भविष्य बन ही नहीं पाएगा। किसी तरह मुझे चंद्रिका की पढ़ाई खराब कर देनी है और कुछ भी करके उसे डॉक्टर का कोर्स नहीं करने देना है। लेकिन बीते दिनों के साथ लक्ष्मी चंद्रिका को अच्छी तरह पढ़ती हुई पाती है। वो चंद्रिका को हमेशा कोई न कोई काम पकड़ाकर परेशान करती है, लेकिन फिर भी चंद्रिका हार नहीं मानती। ये देखते हुए, मैं उसे कितना ही परेशान करूं, ये ढीठ लड़की अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ रही। अब जब तक मैं उसकी पढ़ाई रुकवाकर उसकी शादी नहीं करवा दूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद चंद्रिका ने इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में पास किया। सबसे पहले लक्ष्मी। चलो, चंद्रिका ने अपना इंटर पूरा कर लिया, अब उसकी शादी कर देना सही रहेगा। ये कैसे हो सकता है? अभी मुझे अपना डॉक्टर कोर्स करना है। मैं नीट पास करके सीट लूंगी। सीट मिल भी जाए तो हमारी आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि तुम्हें डॉक्टर बनाए। ऐसे भी लड़कियों को इतना पढ़ने की जरूरत ही क्या है? शादी कर देंगे। सुनकर राम, लक्ष्मी, अपनी जमीन बेचकर पैसों का इंतजाम। तुम अपना मुंह बंद करो। यदि जमीन बेच दोगे तो इसकी शादी कैसे करोगे? ए चंद्रिका, जबरदस्ती के सपने देखना बंद कर। लक्ष्मी जोर से चिल्लाई। तभी चंद्रिका की नानी सुहासिनी उसे देखने उनके घर आती है। क्या इस छोटी सी उम्र में तुम उसकी शादी कर देना चाहती हो? उसे डॉक्टरी का कोर्स करना है ना? फिर हमारे पास उसके कोर्स के लिए इतने पैसे कहाँ हैं? आप उसकी पढ़ाई कराना चाहती हैं तो अपने साथ ले जाइए। सुहासिनी चंद्रिका को साथ लेकर अपने घर जाने लगी। नानी, कैसे मिलेंगे इतने पैसे? कहाँ से? मैंने तुम्हारी माँ के लिए कुछ सोना बचाया था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि तुम डॉक्टर बनो। हमें उसकी इस इच्छा को पूरा करना होगा बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए। चंद्रिका नीट परीक्षा देती है और उसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट मिलती है। सुहासिनी सोना बेच देती है और उसकी फीस भरती है। कुछ वर्षों के बाद चंद्रिका ने अपना मेडिकल कोर्स पूरा कर लिया। वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा का मान रखती है और एक बड़ी डॉक्टर बनती है। वो कई जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज देती है। उधर लक्ष्मी को दिल की बीमारी हो गई। राम उसे अस्पताल लेकर आया। लक्ष्मी चंद्रिका को डॉक्टर के रूप में देखकर चौंक गई। बेटी चंद्रिका, तुम्हारे डॉक्टर बन जाने की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मैं तुमसे मिलने आ नहीं सका बेटी। पापा, वो तो ठीक है, लेकिन माँ को क्या हुआ? तुम्हारी माँ को सीने में दर्द की शिकायत रहने लगी है बिटिया, बस। चंद्रिका लक्ष्मी पर कुछ टेस्ट करती है और उसके दिल का ऑपरेशन भी। माँ के दिल में छेद थे, अगर देरी करती तो खतरनाक हो जाता। अच्छा हुआ आप इन्हें यहाँ ले आए। लक्ष्मी जब सारी बात जानती है तो वो चंद्रिका को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करते हुए कहती है, चंद्रिका, मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया था। माँ, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब आराम करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं आराम से रहूं तो हमारे साथ चलो। तुमको दूर रखना हमारे लिए बहुत पीड़ा देने वाला होगा। चंद्रिका मान जाती है और फिर सभी एक साथ सुख संतोष से रहने लगते हैं। शंकर और नंदिनी एक पति पत्नी रामपुर गांव में रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, चंद्रिका और बालू। दोनों बहुत शरारती हैं। इन दोनों बच्चों के साथ उनका छोटू नाम का एक पालतू बंदर भी है। ये तीनों हमेशा शरारतें करते रहते हैं और शंकर और नंदिनी से डांट खाते हैं। एक दिन की बात है। तुम बच्चों ध्यान से सुनो, हम बाजार जा रहे हैं। तुम घर पर ही शांति से रहना। अगर तुमने कुछ शरारत की तो समझ लेना कि आज खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। शंकर और नंदिनी बाजार चले गए और बच्चे घर पर ही रह गए। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला हाथ में मिठाई और फल लेकर वहाँ आती है।
और बच्चों से पूछती है, रंगैया का घर यहाँ पर कहाँ है? ये रंगैया का ही घर है। हम उनके भाई के बच्चे हैं, यहाँ खेलने आए थे। लेकिन आप कौन हो? हाँ, मैं उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ। रंगैया और उसकी पत्नी पार्वती कहाँ चले गए? वो दोनों दिख नहीं रहे। वे बाजार गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अंदर आओ ना, बैठ जाओ। क्या ये फल और मिठाइयाँ रंगैया के लिए हैं? हाँ, दे दो, हम उन्हें अंदर रख देंगे। बच्चे महिला से फल और मिठाई लेकर अंदर चले गए और फिर बाहर ही नहीं आए। महिला बाहर बैठी हुई सोचने लगी, अंदर ये तीनों क्या कर रहे हैं? और वो अंदर गई तो देखा वहाँ वो तीनों, छोटू, चंद्रिका और बालू, मिठाई और फल पर टूट पड़े हैं। ये देखकर वो चौंक गई। ए, क्या कर रहे हो तुम तीनों? क्या मिठाई और फल सारे खा जाओगे? हाँ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? महिला उन्हें डांटने लगी। उसी समय शंकर और नंदिनी दोनों बाजार से लौट आते हैं। उन्हें देखकर बच्चे और बंदर घर में ही इधर उधर छिप गए। शंकर और नंदिनी ने महिला की ओर देखा। आंटी, आप कब आई? शंकर और नंदिनी कैसे हो? ये तो रंगैया का घर है ना, तुम यहाँ कैसे? आंटी, यह हमारा घर है, लेकिन रंगैया को क्यों पूछ रही हैं आप? औरत हैरान हो जाती है। और क्या बच्चों ने तो मुझे बताया कि ये रंगैया का घर है और उन्होंने मेरे लाए हुए सभी फल और मिठाइयाँ भी खा ली। झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। ये बच्चे बहुत शरारती हैं। रंगैया यहाँ नहीं रहता आंटी, वो अगली गली में रहता है। ठीक है शंकर, मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने तो कुछ और ही कहा था मुझसे। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मैं तो 10 साल बाद आई हूँ यहाँ। लेकिन आंटी, भाई रंगैया और उनकी पत्नी अपने गांव गए हैं। हम आ रहे थे तब उन्हें जाते हुए देखा। अब आप कहाँ जाओगी? यहीं रुक जाओ, वे दोनों आ जाएंगे 2 दिन में वापस। नहीं धन्यवाद शंकर, मैं फिर आ जाऊंगी। अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हारे बच्चे मेरे साथ कुछ और करेंगे। औरत वहाँ से चली जाती है। शंकर बच्चों को ढूंढता है और उन्हें बाहर निकालता है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि शरारत मत किया करो। ऐसी हरकतें करके तुम सबको परेशान करते हो। तुम्हारी वजह से आने वाले यहाँ रहना नहीं चाहते। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो जंगल में छोड़ आऊंगा तीनों के तीनों को। बच्चे रोने लगते हैं। हम अब कभी गलत काम नहीं करेंगे पापा, हमें जंगल में मत छोड़ना। शंकर उनकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उन तीनों की शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। वे बच्चों से खींचकर उनकी चीजें छीन लिया करते। और एक दिन क्या हुआ पता है? छोटू बंदर एक बर्तन बेचने वाली महिला से एक बर्तन लेकर भाग निकला। महिला बंदर के पीछे दौड़ती है और जोर से चिल्लाती है, उस बंदर को पकड़ो, उसने मेरा बर्तन छीन लिया, उसे रोको कोई। बंदर दौड़कर सीधे चंद्रिका और बालू के पास आता है। जो कुछ भी हुआ वो उन्हें इशारे से बताता है। बर्तन अच्छा है, क्या तुमने इसे चुराया है? हाँ? तभी बर्तन बेचने वाली महिला वहाँ आ गई। इस बंदर ने मेरा बर्तन चुरा लिया था, यही है वो बर्तन। ये बर्तन अच्छा है, हमें इसकी जरूरत है। फिर तुम मुझे बाल दो या पैसे, हम खुरदुरे बालों या पैसे के लिए ही बर्तन बेचते हैं, ऐसे नहीं। हमारे पास पैसे नहीं है आंटी। तो महिला ने बर्तन देने से इनकार कर दिया और बर्तन को लेकर चली गई। जब महिला वहाँ से जाने लगी, बंदर उसके पीछे आया और उसके बाल काट डाले। बंदर बच्चों को कटे बाल लाकर उनके हाथ में थमा देता है। बच्चे उसके लिए ताली बजाते हैं। सुनो, 1 मिनट रुको तो, ये लो बाल लो और बर्तन दे दो हमको। ठीक है, लाओ दो। महिला बालों को देखने लगती है और उस पर लगे रबर बैंड को पहचान लेती है, ये समझते हुए कि वो तो उसका ही है। अपने बालों को देखती है और पता चलता है कि उसके ही बाल हैं। हे भगवान, ये कैसा धोखा दिया, इन बच्चों ने मेरे बाल ही काट डाले। ऐसा भी कोई करता है क्या? किसके बच्चे हैं ये? इस बीच शंकर और उसकी पत्नी वहाँ आ जाते हैं और महिला उन्हें हुई घटना के बारे में बताती है। वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अरे बच्चों,
तुम्हें कितनी बार चेताया है, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रहे। वे बच्चों को पीटते हैं और बंदर को भी। बच्चे और बंदर रोते हुए घर में चले गए। वे उस महिला से माफी मांगते हैं और उस बर्तन बेचने वाली को कुछ पैसे भी देते हैं। बच्चे इतने शरारती क्यों हैं? सुन ही नहीं रहे। अगर उन्हें सही करना है तो हमें उनसे तब तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक वे हमारी बात नहीं सुनते। और वो दोनों बच्चों से बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जब वे उनकी कोई बात नहीं सुनते तो बच्चे रोने लगते हैं और अपने माता पिता के पास आते हैं। मम्मी पापा माफ कर दो, आप दोनों ने हमसे बात नहीं की तो हम क्या करेंगे? प्लीज माफ कर दो, ये हमारा वादा है। आज के बाद आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, हमारी बात मान लो। उन्हें इस तरह रोते देख शंकर कहता है, देखो बच्चों, हम तुम तीनों से बात नहीं कर रहे क्योंकि हम तुम में बदलाव देखना चाहते हैं। जो अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जो गलत हरकतों में सारा दिमाग लगा देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि तुम सुधर गए, हम बात करेंगे। बच्चे ये बात मान जाते हैं और अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अच्छी तरह पढ़ाई भी करने लगते हैं। उनके साथ साथ बंदर भी बदल जाता है और अच्छे से रहने लगता है। उन्हें कुछ दिन तक सही से रहते देखकर शंकर और नंदिनी खुश हो जाते हैं और वे बच्चों से फिर से बात करने लगते हैं। बच्चों की शरारतें बंद हो गई थी। अब वे अपने माता पिता के साथ खुश थे, साथ ही उनका छोटू बंदर भी।